अरे यार। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम हिंदी में अंतरा बुक से पाठ 1 प्रेमघन की स्मृति छाया का अध्ययन करेंगे। प्रेमघन की स्मृति छाया बेटा हिंदी इलेक्टिव वाले स्टूडेंट्स के लिए बेटा ये वीडियोस भेजी जा रही हैं, सो प्लीज लिसन इट केयरफुली। बेटा जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, लेखक रामचंद्र शुक्ल जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनका जन्म जो है 1884 में हुआ था। लेखक ज्यादा पढ़ नहीं लिख नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट तक ही उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने स्व अध्ययन से अनेक भाषाओं को सीखा। ठीक है बेटा, इनकी फेमस रचनाओं में बेटा रस मीमांसा और चिंतामणि, चिंतामणि जो कि 4 भागों में 4 खंडों में विभाजित है, सबसे फेमस रचनाएं हैं। ये एक आलोचक भी रहे हैं, एक इतिहासकार भी रहे हैं, साथ ही इन्होंने एक फेमस रचनाकार के रूप में भी कार्य किया है। इनकी भाषा जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से फेमस लेखकों और कवियों पर भी आलोचनाएं की हैं। ठीक है बेटा, तुलसीदास है, सूरदास है, इन पर भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। लेखक कहते हैं इस पाठ में प्रेमघन की स्मृति छाया के माध्यम से लेखक ने अपने संस्मरण का वर्णन किया है। संस्मरण क्यों? क्योंकि ये संस्मरण विधा में रचित है, जिसमें वो बताते हैं कि जब वो बचपन में किस प्रकार से भारतेंदु मंडल के शौकीन रहे थे, भारतेंदु मंडल के कवियों के लिए उनके हृदय में बड़ा ही स्नेह था। लेखक भारतेंदु मंडल से बड़े ही प्रभावित थे, फारसी का बोलबाला था। ये लगभग लेखक ने 1938 के आसपास की बात की है। ठीक है बेटा, लेखक कहते हैं उन दिनों चारों तरफ केवल और केवल वातावरण जो था, इवन 1938 नहीं, लगभग 1880 के आसपास की, सॉरी फॉर दैट, 1880 के आसपास की बात है। ठीक है बेटा, लेखक कहते हैं 1880 के आसपास की बात थी। भारतेंदु जो थे बड़े फेमस थे, लेकिन लेखक का जन्म जो है 1884 में हुआ, लेकिन उसके बाद 1890 के आसपास की बात है। उस समय लेखक की उम्र भी 8 वर्ष से नीचे कम ही थी। लेखक कहते हैं उनका भारतेंदु के प्रति काफी रुझान था। भारतेंदु के नाटक उन दिनों बहुत जोरों पर थे, बहुत प्रसिद्ध थे। लेखक ने भी भारतेंदु के नाटकों को देखा, उनको सुना। ठीक है बेटा, लेखक कहते हैं कि भारतेंदु का दुर्लभ बंधु हो या सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, वे नाटक बड़े ही फेमस थे। लोग जो थे वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में भारतेंदु को ही देखते थे। ठीक है बच्चे, साथ ही लेखक यह भी बताते हैं कि घर का वातावरण भी उर्दू का होने के बावजूद पिता जो है रामचरितमानस और रामचंद्रिका हिंदी में रात को पढ़कर उनको सुनाते थे, जिसके चलते लेखक की रुचि जो है वो हिंदी में हुई, क्योंकि भारतेंदु ने ही बेटा खड़ी बोली का प्रारंभ किया था। ठीक है बेटा, हिंदी भाषा का प्रारंभ किया था, वरना तो इससे पहले जो लेखक और कवि हुआ करते थे उन्होंने, क्योंकि लेखन गद्य विधा तो इतनी फेमस नहीं थी, पद्य विधा फेमस थी, और पद्य विधा जो थी वो ब्रज भाषा में हुआ करती थी या फिर किसमें, उर्दू फारसी में हुआ करती थी। ठीक है बेटा, लेखक कहते हैं हालांकि अवधि में भी थी, अवधि भाषा भी फेमस थी, क्षेत्रीय भाषाएं फेमस थी, ना कि कोई अपनी एक भाषा, लेकिन खड़ी बोली का प्रादुर्भाव जो है वो भारतेंदु को माना जाता है। ठीक है बेटा, 1880 के बाद फिर गद्य विधा भी 1880 के बाद डेवलप हुई थी। ठीक है बेटा, विकसित हुई थी। लेखक जो थे वो गद्य विधा से जुड़े और धीरे धीरे उनके मन में रुचि बढ़ गई। लेखक के पिता का तबादला भी हमीरपुर जिले, राठ जिले से मिर्जापुर हो गया। लेखक कहते हैं वे मिर्जापुर आ गए। उस समय लेखक की उम्र सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ष की थी। मिर्जापुर आने पर पता चला लेखक को कि भारतेंदु मंडल के जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं, जिनका नाम है चौधरी उपाध्याय बद्री नारायण। ठीक है बेटा, लेखक को पता चला कि उनका घर जो है वो लगभग 1-1.5 मील दूर ही है। लेखक भी अपनी मित्र मंडली के साथ उनसे मिलने के लिए क्योंकि उत्कंठा थी कि उन लेखकों से मिले, उन कवियों से मिले, इसलिए वो भी उन मित्र मंडली के साथ चल पड़े। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने प्रेमघन को पहली बार देखा। प्रेमघन जो कि चौधरी बद्री नारायण का साहित्यिक नाम है, क्यों? क्योंकि वो साहित्य में प्रेमघन के नाम से लिखते थे। ठीक है बेटा, लेखक कहते हैं कि उन्होंने देखा कि एक बड़े से मकान के नीचे चारों तरफ सघन लताओं के बीच वे खड़े थे। ठीक है बेटा, वे सड़क पर चक्कर लगा रहे थे। तभी अचानक ऊपर की तरफ नजर गई और पता चला कि प्रेमघन जी जो हैं उनकी हल्की सी छवि लेखक ने देखी, पहली झलक, पहली झांकी, जिसमें उन्होंने एक हाथ से स्तंभ को पकड़ा हुआ था और प्रेमघन जो है लंबे लंबे कंधों तक के केशों को झटका रहे थे। लेखक कहते हैं वह छवि पहली बार उन्होंने देखी।
इसके बाद धीरे धीरे उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा, क्योंकि लेखक अब मिर्जापुर में ही रहने लगे थे। लेखक कहते हैं उन्हें पुस्तकें पढ़ने का, साहित्य पढ़ने का बड़ा शौक था, और इसी के चलते घर में जो पंडित बालकृष्ण, जो पिता के परम सहपाठी थे, ठीक है बेटा, उन्हीं के जीवन, भारत जीवन प्रेस से किताबें आती थी। लेकिन लेखक के पिता नहीं चाहते थे कि वह किताबों में पढ़कर, ठीक है बेटा, साहित्य में पढ़कर वह अपनी पढ़ाई से वंचित हो जाए, इसलिए उन्होंने किताबें छिपा कर रख दी, जिसके चलते लेखक को पंडित केदारनाथ पाठक के पुस्तकालय, जो उन्होंने उसी समय खोला था, उस पुस्तकालय में किताबें पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि लेखक को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। ऐसे में लेखक कहते हैं एक बार पिता ने काशी उन्हें भेज दिया एक बारात के सिलसिले में अपने मित्रों के साथ। लेखक काशी जाते हैं अपने मित्रों के साथ, तब जाकर लेखक को पता चलता है कि काशी में ही वह मकान जहां से पंडित केदारनाथ पाठक निकल रहे थे, वह मकान भारतेंदु का है। लेखक को जैसे ही पता चलता है, वे भारतेंदु जी से मिलने के लिए उनकी उत्कंठा और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ से लेखक का जो साहित्यिक जीवन है वो प्रारंभ हो जाता है। लेखक कहते हैं जिस मोहल्ले में, मिर्जापुर के जिस मोहल्ले में वो रहते थे, वह मोहल्ला जो है वह वकीलों, अफसरों, कोर्ट कचहरी वाले लोगों से संबंधित था, बड़े बड़े अधिकारियों और अफसरों का था, जो उर्दू बोलना पसंद करते थे। लेकिन लेखक को केवल और केवल हिंदी बोलना पसंद था। ऐसे में लोग जो थे उन्हें निस्संदेह के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो हिंदी में निस्संदेह शब्द जो था वो बार बार प्रयोग होने की वजह से उन्हें हिंदी में निस्संदेह ही बुलाया जाने लगा। एक बार लेखक के पिता ने भी अपने किसी वकील मित्र से जब लेखक की जानकारी कराई और बताया, परिचय देते हुए कि यह मेरा पुत्र जिसे हिंदी पढ़ने का शौक है, हिंदी का शौक है, ठीक है बेटा, तब उनके मित्र ने, वकील मित्र ने तुरंत ही कहा कि हाँ, वो तो इनके चेहरे पर ही झलकता है, इनके पहली छवि से ही पता चल जाता है। लेखक कहते हैं मैं समझ नहीं पाया उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन ये बात बीते हुए 30 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। लेखक कहते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े हुए, समवयस्क मंडली में, समवयस्क मतलब लेखक की उम्र 16 वर्ष की होते होते उनकी मंडली में बहुत सारे साहित्यकार जो थे वो शामिल होने लगे, ठीक है बेटा। अब उनकी मंडली भी अपनी बनने लगी, हम उम्र मंडली, जिसमें लेखक कहते हैं भगवान दास हालना, ठीक है बेटा, और प्रसिद्ध जो साहित्यकार थे वो शामिल होने लगे। लेखक कहते हैं उन सब ने उर्दू बेगम नाम से एक मनोरंजनात्मक रचना भी लिखी। इसी रचना के सिलसिले में वो एक बार किसके पास गए बेटा, चौधरी बद्री नारायण के पास, ठीक है बेटा। चौधरी बद्री नारायण जो कि फेमस थे, उन्हीं के सिलसिले में एक बार पुरानी परिपाटी के कवि वामनाचार्य गिरी जी ने उन पर एक कविता लिख दी, और उस कविता की तुक मिलाते हुए वो रास्ते में चले जा रहे थे कि आखिरी पंक्ति ही तुक मिलानी रह गई थी कि अचानक से पीछे से चौधरी साहब ने तुरंत ही उसकी आखिरी पंक्ति जोड़ते हुए उसे पूरा कर दिया। इस तरह से पता चलता है कि चौधरी बद्री नारायण जो थे बोलने में बड़े ही वक्र थे, वक्रता से बातें करते थे, ठीक है बेटा, वाचाल थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे, साथ ही भारतीय रईस, हिंदुस्तानी रईस कहलाते थे, क्योंकि उनका खानदानी ठाटबार था, ठीक है बेटा। ऐसे में पीछे नौकर जो है तश्तरी लेकर चलता था, कंधे के तक बाल लटके हुए थे, लंबे लंबे केश रखने का शौक रखना, ठीक है बेटा, और हर समय पान खाने का शौक, और बात को घुमा फिरा कर कहने का शौक, व्यंग्यात्मकता होती थी उनकी बातों में, चुटीलापन होता था, और बिल्कुल शुद्ध देवनागरी भाषा का प्रयोग करते थे, यानी उर्दू के शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। लेखक कहते हैं कि उस समय हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा भी नहीं थी, ठीक है बेटा। ऐसे में उर्दू का प्रयोग जो है वो ज़्यादातर लेखक और कवि करते थे, लेकिन चौधरी साहब नहीं करते थे। चौधरी साहब जो थे एक बार वो व्यंग्यात्मक रूप से कहते भी हैं, ठीक है बेटा, जब पड़ोस के एक व्यक्ति से उनकी बातें हो रही होती है, जब वो कहता है कि वह फलाहार पीकर आया है, तभी वह कहते हैं कि जल खाया जाए, व्यंग्यात्मक रूप में, यानी वो व्यंग्य में बड़े ही आगे थे, ठीक है बेटा। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि चौधरी बद्री नारायण जो थे वो रईस होने की वजह से उनके घर में उत्सव वगैरह सब कुछ उनके घर पर ही होता था, चाहे वो वसंत पंचमी का त्यौहार हो या फिर होली का त्यौहार हो, ठीक है बेटा। नाच गाना, नृत्य गायन उनके घर में अक्सर हुआ करते थे। वो इन चीज़ों के शौकीन भी थे, रुचि भी रखते थे इन चीज़ों में।
लेखक ने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब वो अपने उर्दू बेगम नाम की व्यंग्य रचना के मनोरंजनात्मक रचना के लिए वहाँ पर गए, उनके पास चौधरी बद्री नारायण को दिखाने के लिए, तब वो उनसे बातें करते हुए बैठे थे कि अचानक से लैंप में तेज आग भभकने लगी, लैंप तेज हो गया। लेकिन चौधरी बद्री नारायण ने उठकर उसे कम करने की कोशिश नहीं की और नौकरों को बुलाने लगे। लेखक भी बैठे ये सब देख रहे थे। हालांकि वो इसे कम करना चाहते थे, लेकिन अचानक से उनके मित्र लक्ष्मी नारायण ने उन्हें हाथ रखते हुए उन्हें मना कर दिया उठने से। इस पर लेखक कहते हैं कि लैंप जो है वो चकनाचूर हो गया, लैंप का शीशा, लेकिन चौधरी बद्री नारायण जो थे वो उठकर उसे कम नहीं किया उन्होंने, और नौकरों को ही ताना मारने लगे, नौकरों को ही वक्रता से बातें सुनाने लगे। इसका मतलब पता चलता है कि वो बातों में बड़े ही वक्र थे। ठीक है बेटा, टेढ़ापन था उनके, और खानदानी रईसी के कारण वो स्वयं कुछ नहीं करते थे। ठीक है बेटा, और वही वक्रता उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। शायद इसीलिए साहित्य जगत में चौधरी बद्री नारायण का नाम जो है, ठीक है बेटा, वो फेमस है, प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्हें बातों को वक्रता से कहने का अंदाज जो था वह उनका अनूठा होता था। ठीक है बेटा, लेखक कहते हैं कि वे शुद्ध नागरी का प्रयोग करते थे, इसलिए कभी मिर्जापुर नहीं बोलते थे, अपितु इसे भी वो मीरजापुर कहते थे, अर्थात बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हुए, क्योंकि उन्हें उर्दू का निषेध था। वे उर्दू नहीं बोलकर खड़ी बोली को ही प्राथमिकता देते थे। समझ में आया बच्चे? कुल मिलाकर यहाँ पर व्यक्तित्व पता चलता है, फिर साथ में लेखक की साहित्य में रुचि का पता चलता है। ठीक है बेटा, कि लेखक की भी साहित्य में कैसे रुचि बढ़ी, लेखक कैसे बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते करते लेखक के मन में भारतेंदु मंडल के लिए जो आदर भाव था वह कैसे विकसित हुआ, और उसी को यहाँ पर लेखक ने इस संस्मरण के माध्यम से व्यक्त किया है। धन्यवाद।